एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर हमारे बॉडी में सिर्फ सेल्स ही होते और कोई अरेंजमेंट ही ना होता तो क्या हम सरवाइव कर पाते? बिल्कुल नहीं। इसलिए नेचर ने बॉडी को एक प्रॉपर सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया है। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। इसका मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक सेल होता है और वही एक सेल डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन जैसे सारे काम करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें करोड़ या फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अगर सब सेल्स एक ही काम करने लगे तो बॉडी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हर सेल को एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है। जैसे स्कूल्स में प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, वैसे ही बॉडी में भी हर सेल का अपना रोल होता है। अब टिश्यू क्या होते हैं? जब सेम टाइप के सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन करते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। जैसे बहुत सारे मसल सेल्स मिलकर मसल टिश्यू बनाते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करता है। और हाइड्रा और ह्यूमन बॉडी को देखें तो हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हर सेल का अपना स्पेसिफिक काम होता है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पढ़ते हैं तो सबसे पहला लेवल है सेल। तो सेल बॉडी की जो होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, हर सेल का शेप और साइज़ अलग हो सकता है क्योंकि हर सेल का अपना अलग काम होता है। जैसे नर्व सेल मैसेजेस भेजता है, मसल सेल मूवमेंट करता है और एपिथेलियल सेल्स बॉडी को कवर करता है। टिश्यू की बात करूँ तो जब सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाले सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। अब 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज़ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये बॉडी को कवर करता है और ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बॉडी के पार्ट्स को जोड़ता है, यानी कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो मूवमेंट करवाता है और नर्वस टिश्यू जो है वो मैसेजेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। उसके बाद है फिर ऑर्गन। जब 2 या उससे ज़्यादा टिश्यू एक स्पेसिफिक काम करते हैं तब ऑर्गन बनता है। जैसे कि हार्ट में मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू सब होते हैं, सब मिलकर ब्लड पंप करते हैं। तो ये एक सब मिलके काम करता है। मतलब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की बात करूँ तो जब कोई ऑर्गन मिलकर एक बड़ा फंक्शन कंप्लीट करता है तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन और लीवर मिलकर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। फिर ऑर्गेनिज्म, जब बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं तब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। तो सेल्स एक साथ कैसे काम करते हैं? तो बॉडी में सब अपना अपना काम करते हैं और इसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे एक कंपनी में हर एम्प्लॉय का अलग डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही बॉडी में भी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अपना अपना काम करते हैं। इसी टीम वर्क की वजह से हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। जैसे कि सेल्स, सबसे पहले बेसिक यूनिट है सेल। बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है एक ऑर्गेनिज्म। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी कहते हैं और अगर एक से ज़्यादा हो तो एपिथेलिया कहते हैं। ये टिश्यू हमारी बॉडी की बाहरी सरफेस को कवर करता है और अंदर के ऑर्गन्स और बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग भी बनाता है। सिंपल एग्जांपल, जैसे मोबाइल पर कवर लगा होता है जो उसकी प्रोटेक्शन करता है, वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग का काम करता है। अब फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है? तो एनसीईआरटी में लिखा है कि किसी टिश्यू की एक फ्री सरफेस होती है। इसका मतलब है कि इसका एक साइड जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है। इसी वजह से ये टिश्यू बॉडी को कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करता है। अब सेल्स कॉम्पैक्टली पैक क्यों होते हैं? तो इस टिश्यू के सेल्स बहुत पास लगे होते हैं और इनके बीच इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है। मतलब सेल्स के बीच जो है वो लगभग कोई खाली जगह नहीं होती। ऐसा इसलिए ताकि बॉडी की कवरिंग मजबूत बने और जर्म्स आसानी से बाहर ना जा सके। एपिथेलियल टिश्यू कितना टाइप्स के होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 2 टाइप्स के होता है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो इसमें सिर्फ एक लेयर सेल की होती है। ये मेनली बॉडी कैविटीज़, डक्ट और ट्यूब की लाइनिंग बनाता है। याद रखना, 1 लेयर मतलब सिंपल। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। इसका मेन काम प्रोटेक्शन देना होता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है हमारी स्किन कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। याद रखना, मोर लेयर्स यानी कि मोर प्रोटेक्शन। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के टाइप्स की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि सेल्स की शेप के बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करूँ तो इसके सेल्स पतले और चपटे यानी कि फ्लैटेंड होते हैं। बस इतना याद रखो कि स्क्वैमस यानी कि फ्लैटेंड सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स, इनके सेल्स जो होते हैं वो क्यूब जैसे दिखता है, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब लाइक सेल्स।
कोलमनार एपिथेलियम, इसके सेल्स लंबे यानी कि कॉलम की तरह होता है। कोलमनार इज इक्वल टू टॉल कॉलम लाइक सेल्स। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन लेते हैं। एपिथेलियम यानी कि कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू। सेल्स कंपैक्टली पैक होते हैं। टू टाइप्स के ये होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल यानी कि 1 लेयर, कंपाउंड यानी कि 2 और मोर लेयर फॉर प्रोटेक्शन। सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार। स्क्वैमस यानी कि फ्लैटेंड सेल्स, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब लाइक सेल्स और कोलमनार यानी कि टॉल कॉलम लाइक सेल्स। तो अब स्क्वैमस एपिथेलियम को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें एक ही पतली लेयर होती है और सेल्स चपटे यानी कि फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि इनकी बाउंड्रीज थोड़ी इरेगुलर होती है। ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स और लंग्स के एयर सैक यानी कि एल्वेलाई में पाया जाता है। अब एनसीईआरटी में लिखा है कि इसका फंक्शन डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना है। डिफ्यूजन का मतलब होता है सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पास हो जाए। सोचो अगर दीवार बहुत मोटी होगी तो उसके पार जाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर दीवार बहुत पतली हो तो चीज़ें आसानी से पास हो जाएंगी। इसी तरह स्क्वैमस एपिथेलियम की पतली लेयर डिफ्यूजन को ईजी बना देती है। फिर अब बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। इसमें भी सिर्फ एक लेयर होती है, लेकिन सेल्स क्यूब जैसी दिखती हैं। ये ग्लैंड्स के डक्ट और किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स में मिलता है। इनका मेन फंक्शन है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करना। सिक्रेशन का मतलब किसी सब्सटेंस को बनाना और बाहर रिलीज़ करना होता है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी सब्सटेंस को अंदर लेना। यानी एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया है कि किडनी के नेफ्रॉन के पीसीटी यानी कि जो किडनी का जो नेफ्रॉन है उसके पीसीटी में माइक्रोवलाई होते हैं। माइक्रोवलाई जो है वो बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। फिर है कोलमनार एपिथेलियम। इसमें एक ही लेयर होती है, लेकिन सेल्स लंबे और पतले होते हैं। इनका न्यूक्लियस नीचे यानी कि बेस की तरफ होता है। इनकी फ्री सरफेस पर माइक्रोवलाई हो सकते हैं। ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाए जाते हैं। इनका भी मेन काम सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करना होता है। फिर सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन देखते हैं। अगर कोलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स की फ्री सरफेस पर अगर सीलिया आ जाए तो उसे सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। सीलिया जो होता है वो बहुत छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन है म्यूकस या पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में मूव कराना। ये मेनली जो है ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब की इनर सरफेस पर पाए जाते हैं। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि सिंगल थिन लेयर, फ्लैटेंड सेल्स इसकी होती हैं, ब्लड वेसल्स और लंग्स के एयर सैक में देखने मिलेगी और डिफ्यूजन में हेल्प करती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि सिंगल लेयर होती है, क्यूब लाइक सेल्स है, ग्लैंड्स के डक्ट्स और किडनी नेफ्रॉन्स में देखने मिलेगी, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती है, पीसीटी में माइक्रोवलाई। कोलमनार एपिथेलियम की बात करें तो ये सिंगल लेयर होती है, टॉल सेल्स इसकी होती हैं, न्यूक्लियस बेस पर होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में देखने मिलती है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, फ्री सरफेस पर माइक्रोवलाई हो सकते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम जो कि क्यूबॉइडल या कोलमनार सेल्स पर सीलिया, म्यूकस और पार्टिकल्स को मूव करता है, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोलमनार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम के कुछ सेल्स सिक्रेशन के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं। ऐसे स्पेशलाइज सेल्स को ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। सिक्रेशन का मतलब होता है किसी यूजफुल सब्सटेंस को बनाना और बॉडी में रिलीज़ करना। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्युलर ग्लैंड और मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर ग्लैंड यानी यूनि का मतलब होता है 1, इसमें सिर्फ एक ग्लैंडुलर सेल होता है, जैसे कि गॉबलेट सेल्स जो एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, यानी एक अकेला सेल ही सिक्रेशन का काम करता है। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी का मतलब मैनी, इसमें बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स मिलकर ग्लैंड बनाते हैं। इसका एग्जांपल है सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ एक सेल नहीं बल्कि सेल्स का ग्रुप मिलकर सिक्रेशन का काम करता है, ठीक है। तो ग्लैंड्स को और कैसे डिवाइड किया जा सकता है? तो अब एनसीईआरटी के एक और क्लासिफिकेशन बताती है। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि ग्लैंड अपना सिक्रेशन बॉडी में किस तरीके से रिलीज़ करती है। इस बेसिस पर ग्लैंड्स 2 कैटेगरीज की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स या ट्यूब्स होते हैं। ये अपना सिक्रेशन जो है वो डक्ट्स के थ्रू रिलीज़ करती हैं। यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और दूसरे सेल प्रोडक्ट्स रिलीज़ करती हैं। सोचो घर में पानी पाइप के थ्रू बाहर आता है, वैसे ही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन डक्ट यानी कि ट्यूब के थ्रू बाहर भेजती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं होते। ये अपने प्रोडक्ट्स जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं सीधे ग्लैंड के आसपास के फ्लूइड में रिलीज़ कर देती है, यानी इन्हें किसी ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक क्विक रिविजन लेते हैं।
ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी कि कॉलमनार या क्यूबॉइडल के स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी सेल्स। इसके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जहाँ पर एक ग्लैंडुलर सेल्स यानी कि गॉबलेट सेल्स होती है, और मल्टीसेलुलर यानी कि सेल्स का ग्रुप जैसे कि सेलिब्री ग्लैंड्स। कैटेगरीज की बात करें ग्लैंड्स की तो दो तरह की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट होते हैं, सिक्रेशन डक्ट्स के थ्रू रिलीज होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट नहीं होते हैं, हार्मोन्स डायरेक्टली ग्लैंड के सराउंडिंग फ्लूइड में रिलीज होते हैं। तो अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। तो कंपाउंड एपिथेलियम एक से ज़्यादा सेल लेयर से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम भी कहते हैं। सिंपल एपिथेलियम की तरह इसका मेन काम जो है वो सिक्रेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसका रोल इन दोनों में लिमिटेड होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन किससे? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बॉडी को केमिकल स्ट्रेसेस और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से बचाता है। केमिकल स्ट्रेस का मतलब हार्मफुल केमिकल से होने वाला डैमेज, और मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब घिसना, प्रेशर या चोट से होने वाला डैमेज। इसी वजह से कंपाउंड एपिथेलियम उन जगहों पर होता है जहां प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि स्किन की ड्राई सरफेस पर, बकल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस पर, फेरिंग्स में, सैलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट की इनर लाइनिंग में, पैनक्रिएटिक डक्ट्स की इनर लाइनिंग में। अब एक सवाल, जब एपिथेलियम सेल्स इतने पास पास होते हैं तो ये अलग क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि इनके बीच जो है वो एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिन्हें हम सेल जंक्शन कहते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि एपिथेलियल सेल्स के बीच इंटरसेलुलर मटेरियल बहुत कम होता है, इसलिए सेल्स को जोड़कर रखने के लिए यहाँ पर स्पेशल जंक्शन होता है। अब ये जंक्शन सेल्स के बीच स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो अब इन जंक्शंस की बात करते हैं तो तीन तरह के जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन और एक गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन का जो काम है वो है सब्सटेंस को लीक होने से रोकना, यानी अगर कोई सब्सटेंस एक टिश्यू के एक साइड पर है तो टाइट जंक्शन उसे बीच से लीक नहीं होने देता। याद रखना, टाइट जंक्शन यानी कि नो लीकेज। अडहेरिंग जंक्शन का काम है आस पास के सेल्स को मजबूती से जोड़ के रखना। एनसीईआरटी इसे सीमेंटिंग फंक्शन भी कहती है। जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़कर रखता है, वैसे ही अडहेरिंग जंक्शन सेल्स को जोड़कर रखता है। फिर है गैप जंक्शन का काम है सेल्स के बीच कम्युनिकेशन करवाना, यानी कि ये एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। इसकी वजह से आयंस, छोटे मॉलिक्यूल्स और कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स भी एक सेल से दूसरे सेल तक जल्दी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। याद रखना, गैप जंक्शन इज इक्वल टू कम्युनिकेशन। तो एक फटाफट से क्विक रिविजन लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि मोर देन वन लेयर, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है। मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन का है, प्रोटेक्ट करता है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से। और कहाँ मिलेगा? फाउंड इन स्किन, बकल कैविटी, फेरिंग, सैलिवरी ग्लैंड, डक्ट्स और पैनक्रिएटिक डक्ट्स में। सेल जंक्शन की बात करें तो सेल को जोड़कर रखता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तीन टाइप्स के होते हैं, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन जो कि लीकेज रोकता है, अडहेरिंग जंक्शन जो कि सेल्स को मजबूती से जोड़ता है, और गैप जंक्शन जो कि सेल्स के बीच कम्युनिकेशन और ट्रांसफ़र करवाता है। तो अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मेन फंक्शन दूसरे टिश्यू और ऑर्गन्स को जोड़ना, यानी कि लिंक करना और सपोर्ट देना है। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप देखते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज का मतलब है कि इसमें सेल्स और फाइबर्स बहुत पास पास पैक्ड होते हैं, बल्कि थोड़ा डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं। मतलब बहुत पास पास पैक नहीं होते, बल्कि थोड़ा डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में बात करें तो एरियोलर टिश्यू में अलग अलग तरह के सेल्स और फाइबर्स होते हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज, मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर्स। तो फाइब्रोब्लास्ट की बात करूँ तो ये फाइबर्स और मैट्रिक्स बनाता है। मैक्रोफाज की बात करूँ तो ये बॉडी को जर्म्स और फॉरेन पार्टिकल से बचाने में हेल्प करता है। मास्ट सेल की बात करूँ तो कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है। और कोलेजन फाइबर की बात करूँ तो टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं। बस नाम और बेसिक फंक्शन याद रखो, काफ़ी है। एडिपोज टिश्यू की बात करूँ तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप है, एडिपोज टिश्यू। ये फैट स्टोर करता है, यानी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करने का काम करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू की कुछ खास बातें। तो एनसीईआरटी कहती है कि कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू और ब्लड भी शामिल होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड को छोड़कर बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो कोलेजन या फिर इलास्टिन फाइबर से बने होते हैं। ये फाइबर्स टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यानी कि इनके अलावा सेल्स एक मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस भी बनाते हैं। मैट्रिक्स वो मटेरियल होता है जो सेल्स और फाइबर्स के बीच की जगह को फिल करता है और उन्हें सपोर्ट देता है।
तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इसमें सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, इसमें एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो इसमें फाइबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये टिश्यू बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो इसमें कार्टिलेज, बोन और ब्लड आता है। इनकी स्पेशल फीचर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेशल फंक्शंस होते हैं। तो एक फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन्स को लिंक और सपोर्ट करता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं। टाइप्स की बात करूँ तो एरियोलर और एडिपोज टाइप होते हैं। एरियोलर टिश्यू यानी कि जिसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज, मास्ट सेल और कोलेजन फाइबर आते हैं। और एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर करता है। ब्लड को छोड़कर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन और इलास्टिन फाइबर बनाते हैं। फाइबर्स यानी कि जो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस की बात करूँ तो सेल्स और फाइबर्स के बीच सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज़ कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की। तो लूज़ का मतलब है कि इसमें सेल्स और फाइबर्स एक दूसरे के बहुत पास नहीं होते, बल्कि सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में थोड़ी दूर अरेंज होते हैं। इनके 2 टाइप्स होते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, ये टिश्यू स्किन के नीचे पाया जाता है, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका काम एपिथेलियम को सपोर्ट यानी कि फ्रेमवर्क देना है। यानी ये एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट और बेस प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, ये सेल्स फाइबर्स बनाते हैं और सिक्रेट करते हैं। मैक्रोफाज जैसे ये बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स और जर्म से बचाने में मदद करते हैं। मास्ट सेल्स, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। एडिपोज टिश्यू, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। ये मेनली स्किन के नीचे पाया जाता है। इस टिश्यू के सेल्स फैट स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। एनसीईआरटी कहती है जो न्यूट्रिएंट्स तुरंत यूज़ नहीं होते उन्हें बॉडी फैट में कन्वर्ट करके इसी टिश्यू में स्टोर कर देती है। यानी जब बॉडी को फ्यूचर में एनर्जी की ज़रूरत होगी तब ये स्टोर फैट काम आएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट बहुत कम्पैक्टली पैक होते हैं, इसी वजह से ये टिश्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू और डेंस इररेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो उसमें फाइबर्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। कोलेजन फाइबर्स पैरेलल बंडल्स में लगे होते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल की बात करूँ तो टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स जो है वो स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ता है और लिगामेंट जो है वो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। डेंस इरेगुलर टिश्यू की बात करूँ तो इसमें भी फाइबर्स बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ फाइबर्स अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। ये टिश्यू स्किन में पाया जाता है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो एनसीईआरटी कहती है कि कार्टिलेज, बोन और ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस अलग होते हैं, इसलिए इन्हें स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज का इंट्रासेल्युलर मटेरियल सॉलिड होता है और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रेशर या दबाव पड़ना, यानी कार्टिलेज दबाव को आसानी से झेल लेता है। इस टिश्यू के सेल्स को कॉन्ड्रोकाइट्स कहते हैं। ये सेल्स मैट्रिक्स के अंदर बनी छोटी कैविटीज़ में होते हैं। यानी एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टेब्रेट एम्ब्रियो में ज़्यादातर कार्टिलेज होता है, लेकिन एडल्ट होने पर इसका अधिकांश हिस्सा बोन्स में बदल जाता है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलता है? नोज़ के टिप पर, आउटर ईयर में, जॉइंट्स में, वर्टेब्रल कॉलम की बोन्स के बीच, लिम्ब्स और हैंड्स में। अब बात करते हैं बोन्स की। तो बोन का ग्राउंड सब्सटेंस हार्ड और नॉन प्लेएबल होता है। नॉन प्लाएबल का मतलब है कि इसे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। ये कैल्शियम, सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर से रिच होता है, जो बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं। बोन बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, यानी पूरी बॉडी का जो सपोर्ट और शेप बोन्स की वजह से ही होती है। बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी देता है। बोन्स के सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये लेक्यूने नाम की छोटी स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेग्स की लॉन्ग बोन्स बॉडी का वेट बियर करती है, साथ ही बोन्स स्केलेटल मसल्स के साथ मिलकर मूवमेंट भी करवाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। ये ब्लड सेल्स बनाने की जगह साइट ऑफ ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड बॉडी का मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। इसका मेन काम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना होता है, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे ज़रूरी सब्सटेंसेस बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं।
अब एक क्विक रिवीजन लेते हैं। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स होता है, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। कार्टिलेज जो कि सॉलिड इंटरसेल्युलर मटेरियल है, कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। सेल्स इसकी कॉन्ड्रिकाइट्स होती है। नोज टिप पर होता है, आउटर ईयर जॉइंट वर्टेब्रल कॉलम के बीच में। ठीक है। बोन्स की बात करें तो ये हार्ड और नॉन प्लायबल होती है, कैल्शियम सोल्स और कोलेजन फाइबर से रिच। सेल्स इसकी ऑस्टियोकाइट्स होती है, लेक्यूने में प्रेजेंट है, सपोर्ट प्रोटेक्शन मूवमेंट और वेट बियरिंग। बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। मेन फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट करना। अब मसल टिश्यू क्या होते हैं? तो हर मसल बहुत सारी लंबी सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर बनी होती है। ये फाइबर्स पैरेलल अरेंजमेंट में लगे होते हैं। हर मसल फाइबर के अंदर बहुत पतले फाइबर्स होते हैं जिन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं। यही मायोफिब्रिल्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। तो मसल कैसे काम करती है, तो इसका थोड़ा सा समझते हैं मैकेनिज्म। जब मसल्स को स्टिमुलेशन यानी कि सिग्नल मिलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मसल का छोटा होना यानी कि शॉर्टन हो जाना। उसके बाद मसल फिर से अपनी नॉर्मल लेंथ में आ जाता है। इसे रिलैक्स या फिर लेंथन होना कहते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी में मूवमेंट होती है। मसल्स बॉडी को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मूव करने और बॉडी पार्ट्स की पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि मसल्स बॉडी की लगभग हर मूवमेंट में एक्टिव रोल निभाती है। तो मसल टिश्यू कितने टाइप्स के होता है? 3 टाइप्स के होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल टिश्यू। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल की बात करते हैं। ये मसल बोन से अटैच होते हैं। इसके मसल फाइबर पैरेलल बंडल्स में अरेंज होते हैं और इन फाइबर्स के बाहर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जो इन्हें एक साथ बांध कर रखती है। फिर आती है स्मूथ मसल। इसके फाइबर्स दोनों एंड से पतले यानी कि फुसी फॉर्म होते हैं। फुसी फॉर्म का मतलब है बीच से मोटे और दोनों एंड से पतले। ये मसल ब्लड वेसल, स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल्स में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये इनवॉलेंट्री मसल होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि हम इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम सिर्फ सोचकर अपने स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। कार्डियक मसल टिश्यू। अब सबसे खास मसल जो है वो कार्डियक मसल है। ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। कार्डियक मसल सेल्स के बीच स्पेशल जंक्शन होता है जिन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये जंक्शन सेल्स को मजबूती से जोड़ता है और उनके बीच कम्युनिकेशन करवाता है। इसलिए जब एक कार्डियक मसल सेल को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मिलता है तो उसके पास वाले सेल्स जो हैं वो भी सिग्नल पाकर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हार्ट कंटिन्यूअसली और एफिशिएंटली बीट करता रहता है। तो एक क्विक रिवीजन, मसल टिश्यू यानी कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से बना होता है। फाइबर्स में मायोफिब्रिल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट होती है। स्केलेटल मसल बोन से अटैच पैरेलल बंडल्स होते हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल की बात करें तो फुसी फॉर्म यानी कि स्पिनल शेप होता है और यहाँ पर ब्लड वेसल, स्टमक और इंटेस्टाइन में इनवॉलेंट्री होते हैं। और कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। सेल्स मिलकर एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।